चलो, तो आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? निवास स्थिति। रेसिडेंशियल स्टेटस, निवास स्थिति। तो इस चैप्टर के अंदर अपने को क्या पढ़ना है उसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूं। इस चैप्टर के अंदर क्या है समझना। देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट वाली जब क्लास करवाया था तो उसमें बताया था इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का मतलब होता है टैक्स चार्ज्ड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इनकम टैक्स। टैक्स चार्ज्ड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इनकम टैक्स। एकदम सिंपल सी मीनिंग मैंने बताई थी। यह भी बताया था कि टैक्स हमसे कौन वसूलती है? गवर्नमेंट वसूलती है। लोगों की इनकम पर जो भी टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट हमसे वसूलती है, मतलब लोगों से वसूलती है। अब ध्यान से समझना इस चीज को कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस, निवास स्थिति। तो ये चैप्टर किस बारे में है? देखो, लोग तो पूरी दुनिया में मौजूद है, पूरी दुनिया में। और गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं सबसे टैक्स वसूल रही होगी क्या जा जाके उनकी इनकम पर? क्योंकि लोग तो इंडिया में भी रह के पैसा कमा रहे हैं और जो इंडिया में नहीं रहते, इंडिया के बाहर रहते हैं, उन लोग भी, विदेशी लोग भी पैसा कमा रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हर आदमी से जा जाके पैसा लेगी क्या टैक्स का? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक दायरा है, एक कवरेज क्षेत्र है। उस कवरेज क्षेत्र के अंदर जो जो आते हैं गवर्नमेंट सिर्फ उसी से ही टैक्स ले सकती है, दूसरे किसी से टैक्स नहीं ले सकती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं ये इंडिया है, तो इंडिया में अगर कोई रहता है, इंडिया में कोई रह के पैसा कमा रहा है ना, इनकम कमा रहा है, तो इससे टैक्स कौन लेगी? इंडिया की गवर्नमेंट। अमेरिका में कोई आदमी रहता है, अमेरिका में रह के कमा रहा है, इंडिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। कभी ना कभी इंडिया है तो ये क्या अमेरिका का आदमी बैठा हुआ अमेरिका में कमा रहा है तो इंडिया की गवर्नमेंट को टैक्स देगा आके? पॉसिबल ही नहीं है, बनता ही नहीं है देना, क्योंकि वो तो यहाँ का ही नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं इंडिया से। तो इंडिया का जो आदमी है वो इंडिया से उसका कनेक्शन दिख रहा है, लेकिन अमेरिका का आदमी, उसका इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये इंडिया में क्यों टैक्स देगा? इनकम टैक्स का मतलब मैंने क्या बताया कि जो टैक्स चार्ज किया जाता है पर्सन की इनकम पर उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। तो भाई इनकम तो इसकी भी हो रही है ना, इनकम ये भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है। इसको तो देखने से लग रहा है ये टैक्स देगा, लेकिन ये क्यों देगा? लेकिन इंडिया का आदमी है वो अमेरिका जाके पैसा कमा के आया, या फिर अमेरिका का आदमी है वो इंडिया आके पैसा कमाया, मतलब इंडिया से अब कनेक्शन दिख रहा है किसी ना किसी का। मतलब ये आदमी इंडिया का है लेकिन कमा कहां रहा है? बाहर जाके। ये आदमी बाहर का है लेकिन कमा कहां रहा है? इंडिया आके। तो ऐसे लोगों से टैक्स कौन लेगा? एक सवाल है भाई। इनका तो क्लियर समझ में आ गया था ये दोनों का, लेकिन इन लोगों के बीच में अपने को कंफ्यूजन है किससे कौन टैक्स लेगा। तो यहां पर एक टॉपिक की एंट्री होती है, उसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस, निवास स्थिति। रेसिडेंशियल स्टेटस, निवास स्थिति, इसकी एंट्री होती है। गवर्नमेंट बोलती है हम लोगों से टैक्स जो है ना रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पर वसूलेंगे। मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस का एक सिंपल सा मीनिंग अगर बताऊं, रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब होता है कि किसका इंडिया से किस तरह का कनेक्शन है। अब ये आप लोग ध्यान में रखना कि रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो सिटीजनशिप नहीं होती है। रेसिडेंशियल स्टेटस जो है ना वो सिटीजनशिप नहीं होती है। रेसिडेंशियल स्टेटस का हिंदी में मैंने नाम क्या बताया? निवास स्थिति। और सिटीजनशिप का हिंदी में नाम होता है नागरिकता। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है ना वो एक इकोनॉमिक टर्म है, इकोनॉमिक टर्म। और नागरिकता, सिटीजनशिप एक लीगल टर्म है। जैसे आप किसी देश के नागरिक हो, जैसे अपन इंडिया के हैं तो इंडिया के अपन सिटीजन है, तो कैसे बने अपन इंडिया के सिटीजन? क्योंकि हमने यहां पे जन्म लिया है।
हम यहाँ पैदा हुए। किसी भी देश का अगर आपको सिटीजन बनना है ना, तो या तो आपको उस देश में पैदा होना पड़ेगा, नॉर्मली बात कर रहा हूं, है ना, या फिर उस देश में कुछ नियम कानून होंगे, उसको आप फुलफिल कर दोगे और आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करोगे तो आप वहां के सिटीजन बन जाओगे। आई बात समझ में? तो सिटीजनशिप, इनकम टैक्स वाले को आपकी सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। आप कहां के सिटीजन हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। इनकम टैक्स आपका क्या चेक करेगा? रेसिडेंशियल स्टेटस, निवास स्थिति देखेगा, और इसके बेस पे आपसे टैक्स वसूला जाए। आ गई बात समझ में? अब रेसिडेंशियल स्टेटस जो है, इसके अंदर कुछ इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से कुछ नियम कानून लिखे हुए हैं, तो अपने को उसको समझना है और देखना है कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या आ रही है। ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास में मैंने आपके सामने एक चीज रखी थी, पर्सन। पर्सन, पर्सन कौन कौन होते हैं? पहला कौन होता है? पर्सन, इंडिविजुअल। दूसरा कौन होता है? एचयूएफ। तीसरा कौन होता है? पार्टनरशिप फर्म। चौथा कौन होता है? एओपी। पांचवा कौन होता है? बीओआई। छठवां कौन होता है? कंपनी। सातवां कौन होता है? लोकल अथॉरिटी। और आठवां कौन होता है? आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। ये 8 प्रकार के पर्सन होते हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग कौन से कैटेगरी में आते हैं? इंडिविजुअल। हम लोग नॉर्मल नेचुरल पर्सन है, और बाकी जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन इनको कानूनी मान्यता मिली हुई है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि जितने भी पर्सन होंगे ना, जितने भी पर्सन, इन सब की रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए अलग अलग रूल्स है। समझे मेरी बात को? इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो अलग ढंग से निकलेगा। एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म 2 से लेकर 8 तक निकालना है तो अलग रूल चलता है। तो एक एक करके अपन सारे पर्सन की बात करेंगे, और बस आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस वाइज तो वो है इंडिविजुअल का। ठीक है, उसके बाद तो 2-2 मिनट में खत्म होने वाला टॉपिक है। मतलब पूरा आज का जो दिन ले लेगा ना, वो कौन सा लेगा? इंडिविजुअल का। और बाकी का तो 2-2 मिनट में खत्म होने वाला टॉपिक है। चलो, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडिविजुअल्स की। लेकिन इसके अंदर जाने के पहले मेरे को आप लोगों को कुछ और बताना है, ध्यान से सुनो। हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस। इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक होता है पार्ट ए, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, पार्ट बी है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, निवास स्थिति का निर्धारण, और दूसरा है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, निवास स्थिति के आधार पर कुल आय की गणना। ठीक है, तो ये हम अभी पहले क्या करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस कर लेंगे। ये होने के बाद फिर अपन ये वाले टॉपिक में एंट्री करेंगे। ठीक है, चलो, तो अभी मैं आप लोगों को अपने नोट्स पर लेकर आ रहा हूं, सारी चीजें अपन उसमें से देखेंगे। देखो, तो पहले नोट्स जो मैं आपके सामने रखा हूं ना, इसके स्ट्रक्चर को समझ लो। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या लिखा है इसके सामने? पार्ट ए। और इसके नीचे नीचे आओगे तो यहां पर आपको क्या दिखेगा? पार्ट बी। ठीक है, मतलब इस नोट्स के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का, मतलब दोनों को मैंने इंक्लूड करके रखा हुआ है। थोड़ा सा छोटा छोटा दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं मान रहा हूं। इसके पीछे कारण यह है कि मेरे को एक चैप्टर का नोट्स को एक ही पन्ने के अंदर लाना है।
इसलिए मैंने फॉन्ट को बहुत छोटा रखा है। तो जो आप लोग देख रहे होंगे ना, तो मैं ऐसे जूम करके दिखा दूंगा, जो रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे या लाइव देख रहे होंगे, है ना। बाकी आप लोगों को इसका प्रिंट आउट मिल जाएगा, तो प्रिंट आउट में आपको सही सही से दिखेगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं पार्ट ए, ध्यान से समझना। पार्ट ए, और नोट्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों इंक्लूड है। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, आप लोग इसमें जैसे हर चीज को मैंने हिंदी और इंग्लिश बराबर बराबर लिखा हुआ है, तो दोनों प्रकार के बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, है ना। जैसे मैंने लिखा हुआ है, यदि करदाता भारत में गत वर्ष के दौरान, वही चीज ऊपर में इंग्लिश में भी लिखी हुई है। पार्ट ए, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम अभी बात किसकी कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स की। इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल मतलब एक इंसान। इसकी रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है ना अपने को, अगर तो इंडिविजुअल की जो रेसिडेंशियल स्टेटस होती है, ये दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, दो टाइप। इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, नॉन रेसिडेंट। क्या हो सकता है, रेसिडेंट, या फिर क्या हो सकता है, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। रेसिडेंट को हिंदी में बोलते हैं निवासी, और नॉन रेसिडेंट को बोलते हैं अनिवासी। मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो होता है, उसकी अगर आप रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने जाओगे, तो या तो वो इंडिविजुअल क्या हो सकता है, रेसिडेंट, और या फिर क्या हो सकता है, वो नॉन रेसिडेंट। अब रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, ये पता कैसे चलेगा? इसके लिए बेसिक कंडीशन होती है। क्या होती है, बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन को हिंदी में बोलते हैं आधारभूत शर्तें। लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो ऊपर ये जो नोट्स है ना, इसमें एक एक चीज लिखी हुई है। अभी क्योंकि मैं समझा रहा हूं करके यहाँ पे साथ साथ में लिख रहा हूं, है ना। बाकी ऊपर देखोगे सेम एज इट इज यही चीज लिखा हुआ मिलेगा आप लोग। बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन कितनी होती है, दो होती है। क्या होती है, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बता दूंगा, लेकिन इतना ध्यान रखो कि बेसिक कंडीशन कितनी होती है, दो होती है। अगर वो इंडिविजुअल पहली बेसिक कंडीशन पूरी कर देगा, कुछ होगा कंडीशन में जिसको पूरा करना पड़ेगा, और दूसरी भी कर देगा, पहली करेगा और दूसरी कर देगा, तो वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। अगर वो इंडिविजुअल पहली कंडीशन पूरी कर रहा है लेकिन दूसरी नहीं कर पा रहा है, तो भी वो क्या बनेगा, रेसिडेंट। अब पहली नहीं कर रहा है लेकिन दूसरी कर रहा है, तो भी वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। मतलब तीन अलग अलग स्थिति है, दोनों कर रहा है तो भी रेसिडेंट, या दोनों में से कोई एक कर रहा है तो भी रेसिडेंट, और एक भी कंडीशन पूरी नहीं करेगा तो क्या बनेगा, वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। आगे बात समझ में? मतलब हमको क्वेश्चन में कुछ दिया रहेगा, क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, जिसके बेस पर बोलेगा कि ये इंडिविजुअल है मिस्टर एक्स नाम का, बताओ वो किस टाइप का रेसिडेंट है, रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, बेसिक कंडीशन देखनी पड़ेगी। बेसिक कंडीशन कितनी होती है, दो। पहली बेसिक कंडीशन और दूसरी दोनों पूरी हो गई तो रेसिडेंट, पहली हो गई दूसरी नहीं हुई तो भी रेसिडेंट, पहली नहीं हुई दूसरी हो गई तो भी रेसिडेंट, और एक भी पूरी नहीं हुई तो क्या बन जाएगा, वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। अब बेसिक कंडीशन में ऐसा क्या है देखेंगे, 2 मिनट वेट करो। अब ध्यान से समझना, नॉन रेसिडेंट अगर बन गया ना, नॉन रेसिडेंट अगर बन गया तो आगे आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी बात यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर रेसिडेंट बन जाता है तो रेसिडेंट के भी दो टाइप्स होते हैं। रेसिडेंट के भी कितने टाइप मिलेंगे आप लोगों को, दो। एक मिलेगा ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, साधारण निवासी, इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण निवासी। तो दूसरा होता है नॉन ऑर्डिनरीली
रेसिडेंट, इसको बोलते हैं NOR, ठीक है, नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं असाधारण निवासी। ठीक है, रेसिडेंट को अगर मेरे को लिखना है तो मैं R लिख सकता हूं, और नॉन रेसिडेंट लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, NR। मेरा बोलने का मतलब यह है कि रेसिडेंट बन गया ना, तो ही आगे ये चेक करना है कि वो OR है कि NOR है। नॉन रेसिडेंट बन गया ना तो आपकी बात यहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, और रेसिडेंट अगर है तो हमको अब ये कैसे पता चलेगा वो OR है कि NOR है? इसके लिए हमको ना एडिशनल कंडीशन देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन देखनी पड़ेगी। और एडिशनल कंडीशन भी कितनी होती है? 2। क्या होती है? थोड़ी देर वेट करो, बता दूंगा। एडिशनल कंडीशन भी कितनी होती है? 2। अगर वो पहली एडिशनल कंडीशन पूरी करेगा और दूसरी भी करेगा तो वो क्या बनेगा? OR। पहली नहीं करेगा, दूसरी करेगा, पहली करेगा या दूसरी नहीं करेगा या दोनों नहीं करेगा, तो ये तीनों केस में वो क्या बन जाएगा? ऊपर वाले से उल्टा है। दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तभी वो क्या बनेगा? OR, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, साधारण निवासी। और एक भी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है या फिर कोई एक पूरी नहीं कर पा रहा है तो क्या बनेगा? नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, NOR। तो पहले आप लोग इस चीज को हजम करो जो मैंने अभी बताया। किसी भी इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस अगर आपको देखनी है कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे? उसकी बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन कितनी होती है? 2 होती है। पहली बेसिक कंडीशन और दूसरी दोनों पूरी करेगा या दोनों में से कोई एक पूरी करेगा तो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। और एक भी पूरी नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट आगे देखने की जरूरत नहीं, बात वही खत्म हो जाएगी। लेकिन रेसिडेंट अगर है तो आपको यह देखना पड़ेगा वो OR है कि NOR है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। ये देखने के लिए हम क्या चेक करेंगे? उसकी एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे। एडिशनल कंडीशन भी कितनी होती? 2। दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करेगा तभी वो क्या बनेगा? OR। एक करेगा, एक नहीं करेगा या दोनों नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा? NOR, नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, असाधारण निवासी। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो अगर आप बुक में देखोगे तो यही चीज लगभग 1.5 पेज की थ्योरी लिखी हुई है। ठीक है, अब आपके लिए थ्योरी अच्छी है कि ये अच्छा, आप लोग खुद डिसाइड कर लो। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं बेसिक कंडीशन क्या बोलती है। तो बेसिक कंडीशन क्या बोलती है उसको जानने के पहले हमारा अभी जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर वो क्या है? प्रीवियस ईयर जो है हमारा वो क्या है? 2024 2025। स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 24 को स्टार्ट हुआ होगा और खत्म कब हुआ होगा? 31 मार्च। ये हमारा प्रीवियस ईयर है, हमारा सिलेबस यही है प्रीवियस ईयर। मतलब इसको मैं करंट प्रीवियस ईयर बोल रहा हूं, करंट प्रीवियस ईयर। और इस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर क्या होगा? 25-26 इसका असेसमेंट ईयर है। तो अभी मैं जो भी बोलूंगा ना तो प्रीवियस ईयर बोलूंगा तो मतलब आपको क्या समझना है? करंट प्रीवियस ईयर समझना है। ठीक है, जो कि 24-25 वाला साल होगा। देखो पहली बेसिक कंडीशन क्या बोलती है, ध्यान से समझना। पहली बेसिक कंडीशन बोलती है कि जो इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल, उसको इंडिया में कम से कम कितना दिन रहना पड़ेगा? एटलीस्ट 182 डेज स्टे इन इंडिया। उसका कम से कम कितना दिन इंडिया में स्टे होना चाहिए? ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-25 के दौरान, प्रीवियस ईयर 24-25 के दौरान कम से कम उसको इंडिया में कितना दिन रहना पड़ेगा? 182 डेज रहना पड़ेगा, तो माना जाएगा कि पहले नंबर की बेसिक कंडीशन पूरी हो गई। ठीक है, अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी सर कोई भी साल होता है तो उसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो 365 का आधा करोगे तो लगभग 182.5 होता है। तो मतलब बोल रहा है अप्रोक्सीमेटली उसको 182 दिन रहना पड़ेगा इंडिया में। अब 182 दिन कैसे काउंट करोगे? कंटिन्यूअस होना चाहिए कि टुकड़े टुकड़े में भी रहा तो चलेगा? जैसे अप्रैल में रहा, मई में नहीं रहा,
जून में रहा, जुलाई में फिर बाहर चला गया, अगस्त में रहा, सितंबर में फिर बाहर चला गया। तो टुकड़े टुकड़े में भी अगर रह रहा है तो टोटल मिला के पूरे साल भर में देखना है अपने को कितने दिन इंडिया में रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। ये दिमाग में डाउट आता है बहुत सारे लोगों के कि 182 दिन क्या कंटिन्यू होना चाहिए कि टुकड़े टुकड़े पार्ट पार्ट में भी अगर रहेगा तो चलेगा। तो दोनों पूरा कंटिन्यूअस रहता है तो भी चलेगा, पार्ट पार्ट में रहता है तो भी चलेगा। टोटल साल भर में कम से कम 182 दिन होना चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है 182, सॉरी एटलीस्ट 182। इससे क्या समझते हो? कम से कम इतना दिन रहना चाहिए। 200 दिन रह गया तो कंडीशन पूरी मानेंगे, 181 हो गया तो नहीं मानेंगे। मतलब इससे ज्यादा होगा तो चलेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? तो फर्स्ट नंबर की बेसिक कंडीशन क्या बोलती है? उस बंदे को, उस इंडिविजुअल को इंडिया में प्रीवियस ईयर के दौरान एटलीस्ट कितना दिन रहना पड़ेगा? 182 डेज रहना पड़ेगा, तो माना जाएगा कि उसकी पहले नंबर की बेसिक कंडीशन पूरी हो गई। अब सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन क्या बोलती सुनो। तो मैं इसको थोड़ा डायग्राम वायग्राम बना के बता रहा हूं ताकि बाद में आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। चौबीस 25 एटलीस्ट 182 डेज। एटलीस्ट 182 डेज, ये हमारा क्या है? प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये पहले कंडीशन का डायग्राम है। दूसरी कंडीशन क्या बोलती समझना। दूसरी कंडीशन बोलती है एटलीस्ट 60 डेज during previous year and at least 365 days during 4 years just before previous year stay in इंडिया। क्या बोलना चाह रहा है समझना कि प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहना पड़ेगा उसको? 60 दिन, कम से कम 60 दिन। ये हमारा प्रीवियस ईयर है मान के चलो। प्रीवियस ईयर क्या है? 24-25। उसके पहले के साल कौन से होंगे? 23-24, 22-23 और 21-22। मतलब 23, 22, 21 और 20। तो प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल हो गए। ये प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पहले के 4 साल। तो प्रीवियस ईयर में कितना दिन मांग रहा है? एटलीस्ट 60 डेज। और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में कितना मांग रहा है? एटलीस्ट 365 डेज। अब यहां पर भी वही वाला सवाल कि 365 दिन जो है टुकड़े टुकड़े में भी रहेगा तो चलेगा। मतलब यहां पे 50 दिन रहा होगा इस साल में 100 दिन रहा होगा, इस साल में 200 दिन रहा होगा, इस साल में 100 दिन रहा होगा। तो सब मिला करके कितने से ज्यादा होना चाहिए? 365 दिन से ज्यादा होना चाहिए 4 साल के दौरान। तो प्रीवियस ईयर, सॉरी, सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन क्या बोलती है कि उसको एटलीस्ट 60 दिन प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहना पड़ेगा और एटलीस्ट 365 डेज पिछले 4 सालों के दौरान उसको कहां रहना पड़ेगा? इंडिया में ही रहना। मतलब इंडिया की बात हो रही है, रहना कहां पड़ेगा? इंडिया में ही रहना पड़ेगा। लेकिन प्रीवियस ईयर में कितना दिन देख रहे हैं? 60 और प्लस, ऐसा नहीं कि एक पूरी होगी दूसरी नहीं होगी, प्लस प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में कितने दिन रहना पड़ेगा? 365 दिन। और दोनों के नाम के आगे एटलीस्ट लिखा हुआ है। अगर 400 दिन रह गया तो भी कंडीशन पूरी मानेंगे।
और यहाँ 72 दिन रह गया तो भी कंडीशन मानेंगे। ये क्या लिखा हूं मैं, प्लस का साइन है, मतलब ये भी पूरा होना चाहिए और ये भी पूरा होना चाहिए। हाँ, और नहीं लिखा है मैंने, और रहता तो या तो ये कर लेता या तो ये कर लेता, ऐसा लिखा रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी कंडीशन पूरी होनी चाहिए प्लस ये भी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। मतलब मैं बोल सकता हूं कि सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन में दो कंडीशन है। प्रीवियस ईयर में कितना दिन देखना है 60, और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों के दौरान कितना दिन देखना है 365 डेज इन टोटल। तो ये दो कंडीशन है, दोनों को बेसिक कंडीशन बोलते हैं। ये दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई एक या दोनों पूरी हो जाती है तो वो बंदा क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा, वो रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, एक आदमी इस तारीख को अमेरिका गया, वापस आया, फिर वापस आया, ठीक है, बताओ उसकी प्रीवियस ईयर इस 24-25 में उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपको सबसे पहले तो दिन गिनना पड़ेगा, एक एक दिन, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। तो हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस। किसका पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल्स का। रेसिडेंशियल स्टेटस कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है रेसिडेंट और दूसरा क्या होता है, नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है कैसे पता चलता है, बेसिक कंडीशन से। बेसिक कंडीशन कितनी होती है, दो होती है। ठीक है, बेसिक कंडीशन दो होती है, दोनों या कोई एक पूरी कर लेगा तो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट, और एक भी पूरी नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। तो पहली बेसिक कंडीशन क्या बोलती है कि उसको इंडिया में प्रीवियस ईयर के दौरान कम से कम कितना दिन रहना पड़ेगा, 182 दिन रहना पड़ेगा। और दूसरी बेसिक कंडीशन क्या बोलती है, इंडिया में प्रीवियस ईयर के दौरान कम से कम 60 दिन, और प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल के दौरान कितना दिन, 365 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा। तो सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन फुलफिल मानेंगे। अब एक भी कंडीशन पूरी नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। तो बस यहां बात खत्म हो जाएगी, इसके आगे बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर रेसिडेंट बन गया तो अब आप क्या देखोगे, उसकी एडिशनल कंडीशन चेक करोगे। क्या चेक करोगे, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन चेक क्यों करोगे, ताकि आपको ये डिसाइड करना है कि वो ओआर है कि एनओआर है। अब कैसे पता चलेगा वो ओआर है कि एनओआर है, इसके लिए एडिशनल कंडीशन देखेंगे। एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है, सुनो। ये सब चीज ऊपर नोट्स में एज इट इज लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। देखो एडिशनल कंडीशन पहली वाली क्या बोलती है, एटलीस्ट 730 days during 7 years just before previous year stay in India। कि वो इंडिविजुअल, प्रीवियस ईयर की बात ही नहीं हो रही है, अब प्रीवियस ईयर की बात ही नहीं, प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल में कम से कम उसको कितना दिन रहना पड़ेगा, 730 दिन रहना पड़ेगा, कम से कम 730 दिन रहना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल में। मेरा बोलने का मतलब यह है कि एक डायग्राम बना लेते हैं। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 24-25, तो इसके पहले 23 आया होगा, फिर 22, फिर 21, फिर 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, हो गया 7 साल। 1 2 3 4 5 6 7। प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर में नहीं देखना है, प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में कितना दिन देखना है, 730 दिन देखना है। एटलीस्ट 730 डेज। ये अगर कंडीशन फुलफिल हो गई तो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन पूरी मानेंगे अपन। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में दिया रहता है इतना पुराना डेटा, डेट दिया रहेगा, इस तारीख को इतने बजे तो नहीं लिखा रहता, इस तारीख को यहां गया, इस तारीख को वापस आया, ऐसा दिया रहता है, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। समझ में आई बात।
एटलीस्ट कितना दिन रहना पड़ेगा उसको, 730 दिन रहना पड़ेगा इंडिया में प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में, तो मानेंगे कि फर्स्ट नंबर की एडिशनल कंडीशन पूरी हो गई। सेकेंड नंबर की एडिशनल कंडीशन थोड़ी सी आपको समझना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 years, एटलीस्ट रेसिडेंट resident during 2 years, during at least 2 years, at least 2 previous year। एक मिनट ना, थोड़ा वर्डिंग नहीं जम रहा है। रेसिडेंट at least 2 years, 2 previous years during 10 years, during previous 10 years, just before current previous year। क्या बोल रहा है समझो। सेकेंड नंबर की एडिशनल कंडीशन बोलता है कि वो क्या होगा, रेसिडेंट होगा। कब रेसिडेंट होगा, कम से कम 2 प्रीवियस ईयर के लिए, और कब 10 सालों के दौरान, जस्ट बिफोर करंट प्रीवियस ईयर। ये थोड़ी सी कंफ्यूज करती है वाली कंडीशन। देखो मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम से समझना। हमारा अभी करंट प्रीवियस ईयर क्या है, 24-25। 24-25 के पहले के 10 साल, 23, 22, 21, 20, 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और 14। 24-25 तो अपना करंट है ना। ये एक हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक तो है, 14। इस वाले साल को नहीं देखना है, इस वाले साल में तो रेसिडेंट है ही। इस वाले साल में रेसिडेंट है, तभी तो अपन एडिशनल कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर को नहीं देखना है, प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल में देखना है। 10 साल, प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पहले के 10 साल में देखना है कि किसी 2 साल में वो रेसिडेंट था कि नहीं था। तो आपको यहां पर चेक करना है कि वो रेसिडेंट था कि नहीं था। मतलब कौन से साल में, 23-24 में। उस समय उसको प्रीवियस ईयर मान लो थोड़ी देर के लिए, और उस साल चेक करो रेसिडेंट था कि नहीं था। तो रेसिडेंट था कि नहीं था क्या चेक करोगे आप, बेसिक कंडीशन वापस से चेक करोगे। मतलब सेकंड नंबर की एडिशनल कंडीशन घुमा फिरा के हमको वापस से बोलती है कि तुम्हें ना पिछले 10 साल में फिर से 2 साल तक कम से कम बेसिक कंडीशन पूरी करा के देखो। मतलब 23-24 में हम देखेंगे कि वो रेसिडेंट था कि नहीं था। 23-24 में रेसिडेंट था कि नहीं था। यहां पर अगर रेसिडेंट हो गया, मान लो यहां पर भी रेसिडेंट हो गया, तो मानेंगे अपन कि वो क्या था, मतलब उसने क्या किया, सेकंड नंबर की एडिशनल कंडीशन पूरी कर ली। तो जरूरी नहीं कि यही 2 साल, वो कोई भी 2 साल हो सकता है 10 सालों के दौरान। वो ये 2 साल भी हो सकता है, ये 2 साल भी हो सकता है, ये 2 साल भी हो सकता है, ये 2 साल, ये 2 साल, ये 2 साल, ये 2 साल, कोई भी 2 साल हो सकता है। तो स्टार्टिंग के भाई देखना चालू करोगे तो स्टार्टिंग से ही देखोगे ना, पहले इधर का थोड़ी चेक करोगे आप। इधर का चेक करोगे तो फिर इतना सारा कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। कोई भी 2 साल में हो सकता है रेसिडेंट। अच्छा 2 साल भी एक साथ होने चाहिए, नहीं, एक साल मान लो इधर रेसिडेंट था और एक साल इधर रेसिडेंट था तो भी चलेगा।
कम से कम 2 साल तक रेसिडेंट होना चाहिए, लेकिन करंट प्रीवियस ईयर में नहीं, प्रीवियस ईयर जो करंट वाला है उसके पिछले 10 साल के दौरान। तो मतलब एडिशनल कंडीशन की अगर मैं बात करूं दोनों की, तो वो प्रीवियस ईयर की बात ही नहीं करते दोनों। ये पहली एडिशनल कंडीशन बात करती प्रीवियस ईयर के पिछले 7 सालों की, और दूसरी प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों की। तो ये हो गया भाई हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल्स। रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल्स। एक छोटी सी बात और बतानी है, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, मतलब सेकेंड नंबर के एडिशनल कंडीशन के हिसाब से अगर देखोगे तो आपको इस साल में चेक करना पड़ेगा वो रेसिडेंट है कि नहीं है। तो रेसिडेंट नहीं है कि नहीं है देखने के लिए हम इस साल में बेसिक कंडीशन देखेंगे। अगर बेसिक कंडीशन दोनों या कोई एक पूरी करा लेगा तो इस साल रेसिडेंट बन जाएगा वो। मतलब क्या बोलती है पहली बेसिक कंडीशन कि इस साल में कम से कम 182 दिन रहा होगा, या फिर 60 दिन, और इसके पहले के 4 साल में 365 दिन। वो देखना है अपने को, रेसिडेंट है कि नहीं है वो देखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये आप लोगों को। चलो एक काम करता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जितना पढ़ाया ना उसके बेस पर अपन एक छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं। एग्जांपल, मिस्टर वाई एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, a cricketer, मिस्टर वाई जो एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है और क्या है पेशे से, क्रिकेटर है। स्पेलिंग ठीक है ना क्रिकेटर की? कम्स टू इंडिया एवरी ईयर for 100 days, sorry 120 days to play cricket. Determine residential status of, अच्छा एक लाइन और लिखनी है, since 2005 से, है ना। डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर वाई फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। ये क्वेश्चन, मिस्टर वाई एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है और एक क्रिकेटर है पेशे से। वो इंडिया आता है हर साल, कितने दिन रुक के जाता है? 120 दिन रुक के जाता है। क्यों आता है? क्रिकेट खेलने के लिए। और कब से आ रहा है? 2005 से आता है। जैसे आईपीएल चल रहा है तो बाहर बाहर के क्रिकेटर लोग आके इंडिया में तो रह रहे हैं, तो वैसे इसका भी कुछ हिस्ट्री होगा। तो इसकी रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है। अभी देखो इसका जो आंसर लिखते हैं अपन 5 स्टेप में लिखते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ दिमाग ये लगाना है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। वो दिमाग लगाना सीख गए ना, फिर कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के साथ। वो लिखना तो मैं सिखा दूंगा आप लोगों को। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर हमारा क्या है? 24-25। यही प्रीवियस ईयर का तो असेसमेंट ईयर 25-26 है। तो हर साल आता है, कितना दिन रहता है? 120 दिन। तो 23-24 में भी आया होगा तो कितने दिन रहा होगा वो? 22-23 में भी आया होगा तो कितने दिन रहा होगा? हर साल आ रहा है, 120 दिन रह के जा रहा है। बीस 21 19-20। तो क्या मैं 2005 तक लिखते जाऊं ऐसा लाइन से? 2005 तक लिखते जाऊं? नहीं, कहां तक जाना है मालूम है? मैक्सिमम 10 साल तक जाना रहता है। क्यों? क्योंकि सेकंड नंबर की एडिशनल कंडीशन मैक्सिमम कितना पीछे लेके जा रही है? उससे ज्यादा जाना ही नहीं है। भले ही आपको क्वेश्चन में डेटा कितना पुराना दिया रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करना है रिवर्स ऑर्डर पे,
और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 साल तक जाना है, बस उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैंने कितने साल तक लिखा, 6 साल लिख दिया, 1 साल और लिख रहा हूं बस। $120। चलो, ये हमने अभी कितना कितना दिन कौन कौन से साल में रहा है वो लिख लिया, ठीक है। अब बताओ पहले नंबर की बेसिक कंडीशन क्या बोलती है कि उसको कम से कम इंडिया में कितना दिन रहना पड़ेगा, 182 डेज। और दूसरे नंबर की बेसिक कंडीशन क्या बोलती है, 60 डेज प्लस 365 डेज पिछले 4 साल में। तो अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहा है क्या, ये कंडीशन पूरी नहीं हुई। दूसरी कंडीशन क्या बोलता है, प्रीवियस ईयर में 60 डेज और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में 365 डेज। तो चेक करो प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में 480 दिन आ रहा है, तो मतलब ये कंडीशन भी पूरी हो गई, वो कंडीशन भी पूरी। तो दोनों कंडीशन जब पूरी हो गई तो क्या बन जाएगा, वो दोनों मतलब सेकंड के अंदर दोनों पूरी हो गई, तो मतलब सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी हो गई। तो बेसिक कंडीशन दोनों में से कोई एक अगर पूरी कर देता है तो क्या बन जाएगा, वो रेसिडेंट बन गया, रेसिडेंट बन गया। 1 मिनट ना, हाँ तो पहले नंबर की एडिशनल सॉरी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हुई, लेकिन दूसरे नंबर की पूरी हो गई, इसलिए वो क्या बन गया, रेसिडेंट बन गया। अब रेसिडेंट बन जाता है तो आगे कुछ और देखना पड़ता है। नॉन रेसिडेंट अगर बन जाता तो बस यही बात खत्म हो जाती। अब देखना है वो ORA की NOR है। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, एडिशनल कंडीशन देखेंगे। ये भी कितनी होती है, 2 होती है। चलो एडिशनल कंडीशन चेक करा के देखो। पहली एडिशनल कंडीशन कितना दिन बोलती है, 730 दिन। चलो टोटल मारो 730 दिन हो रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 840 दिन होता है। एक साल और लिखना पड़ेगा मेरे को, 7 साल में चेक करना है ना। तो 17 18 120 दिन और जोड़ लो तो 840 दिन आएगा, चेक करो आया 840 दिन। तो 840 दिन आ गया, मतलब पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब सेकंड नंबर की कंडीशन क्या बोलती है, 10 साल में 2 साल तक उसको रेसिडेंट होना चाहिए, 10 साल में 2 साल तक। तो बताओ इस साल को भी छोड़ दो, अभी इसको मानो कि ये प्रीवियस ईयर है, बताओ ये यहां पर कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं। मतलब अभी मान लो थोड़ी देर के लिए प्रीवियस ईयर 23-24 है, तो चेक करो प्रीवियस ईयर 23-24 में वो रेसिडेंट था कि नहीं था। तो पहली कंडीशन पूरी हो रही है कि यहां पे पहली कंडीशन 182 दिन वाली पूरी हो के नहीं, लेकिन सेकंड वाली पूरी हो रही है ना, 60 दिन, और इसके पहले के 4 साल में 365 दिन। गलत गलत लिख दिया, यहां पर 60 दिन देखोगे और इसके पहले के 4 साल में 365 दिन देखोगे तो पूरी हो गई। मतलब इस साल में वो क्या था, रेसिडेंट था। वैसे ही अगले साल, अभी थोड़ी देर के लिए इसको प्रीवियस ईयर मान लो, इस साल में भी चेक करोगे तो क्या आएगा, रेसिडेंट आएगा। बस अब 2 ठोक देख लिए ना, तो पूरा देखने की जरूरत नहीं है, अपने को कम से कम 2 ही चाहिए बस। तो देखो 10 साल में 2 साल तक वो रेसिडेंट भी निकल गया, 10 साल में 2 साल तक क्या बन गया, रेसिडेंट। तो सेकेंड नंबर की कंडीशन भी पूरी हो गई। जब दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी हो जाती है तो क्या बन जाएगा, वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन जाएगा, साधारण निवासी। ठीक है, अब इसको पेपर में जब आ गया ना तो ऐसे लिख के नहीं दिखाना है, इसको पूरा सिस्टमेटिक 5 स्टेप में बनता है ये क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, आप लोगों को ये तो समझ में आया ना कि क्वेश्चन को देखना कैसे, पढ़ना कैसे, समझना कैसे है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में देखोगे ना, दिन पका पुकाया दिया हुआ है, 120 दिन आता है, हर साल रह के जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे आपको दिन गिनना पड़ेगा। अब दिन गिनना पड़ेगा तो वही सबसे टेंशन वाला काम है, बाकी तो फिर एडिशनल कंडीशन, बेसिक कंडीशन ये तो याद ही रहती है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है ये। आ गई बात समझ में। चलो एक छोटी सी बात बतानी है, उसके बाद ये टॉपिक हमारा ओवर हो जाएगा। देखो अभी मैंने सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन में कितना बताया
कि कितना दिन इंडिया में रहना चाहिए उसको, 60 दिन। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन भी है, नॉर्मली उसको कितना दिन रहना पड़ेगा, नॉर्मली 60 दिन। लेकिन कभी कभी सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन में 60 के बदले कितना दिन देखना पड़ेगा, 182 दिन देखना पड़ेगा। मतलब आप थोड़ी देर के लिए इस कंडीशन को ऐसा पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा है वापस से। मतलब सेकेंड वाला 365 तो है ही, ये नहीं हटा है, ये एज इट इज है। यहां पर 60 दिन को हटा के अपन ने कितना दिन लिख दिया, 60 दिन को हटा के 182 डेज लिख दिया। मतलब अब कंडीशन को वापस पढ़ोगे कि सेकेंड नंबर की एडिशनल कंडीशन, सॉरी सेकेंड नंबर की भी बेसिक कंडीशन क्या बोल रही है कि कम से कम इंडिया में कितना दिन रहेगा प्रीवियस ईयर के दौरान, 182 दिन, और इंडिया में पिछले 4 सालों के दौरान कितना दिन रहेगा, 365 दिन। मतलब ये कंडीशन ऐसे ही रहेगी, लेकिन यहां पर 60 दिन के बदले आप कितना दिन देखोगे, 182 दिन देखोगे। तो ऐसी कौन कौन सी स्थिति है जब हम 60 दिन नहीं देखेंगे, 182 दिन देखेंगे। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, नॉर्मली हमको कितना दिन देखना है, 60 नॉर्मली। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसे आएंगे, कुछ कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर अपने को 60 ना देख के कितना दिन देखना है, 182 दिन देखना है। मतलब पहली कंडीशन में कुछ छेड़खानी नहीं की अपन, सेकेंड में ही बस 60 हटा के कितना दिन लिख दिए, 182 लिख दिए। सिक्सटी 182 डेज। वन 182 डेज, ठीक है। तो 60/182 डेज और 182 डेज में एक्सेप्शन है, तो यहां लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन में दिया रहता है, क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा। एक्सेप्शंस, अपवाद, when we have to consider 182 days instead of 60 days in basic condition number 2। कब हमको 60 दिन के बदले 182 दिन देखना पड़ेगा, तो पहली कंडीशन है when SEC is a crew member। SEC क्या है, क्रू मेंबर। क्रू मेंबर का मतलब, क्रू जो होता है ना, पानी का जहाज जो होता है ना, पानी का जहाज, उसमें अगर कोई काम कर रहा है तो क्रू मेंबर मतलब पानी के जहाज में काम करने वाला सदस्य। अगर एसईसी जो है, एसईसी मतलब करदाता, जो अपनी जिसकी बात कर रहे हैं, वो अगर क्रू मेंबर है तो उस केस में 60 दिन के बदले कितनी दिन देखोगे आप, 182 डेज देखोगे। सेकेंड, व्हेन SEC इज लीविंग इंडिया, लीविंग मतलब इंडिया छोड़ के जा रहा है, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। SEC इंडिया छोड़ के जा रहा है प्रीवियस ईयर के दौरान, किस लिए जा रहा है, घूमने नहीं जा रहा है, किस लिए जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस। उसकी नौकरी लग गई। देखो एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहां पे होता है नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, मतलब उसकी नौकरी लग गई होगी, या अपना खुद का बिजनेस करने भी जाएगा ना तो भी मानेंगे एम्प्लॉयमेंट है। जैसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, अमिताभ बच्चन वाला क्वेश्चन आएगा। अमिताभ बच्चन जो है ना, फिल्म शूटिंग के लिए कहां गया, अमेरिका गया। अब अमेरिका जाने के बाद, अब अमिताभ बच्चन कौन है, इंडिया का आदमी है, वो अमेरिका गया फिल्म शूटिंग के लिए, मतलब किस लिए गया है, रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो उसकी नौकरी थोड़ी लगी, वो अपना काम करने गया है। तो ऐसे लोगों के लिए भी कितना दिन देखोगे, 182 दिन देखोगे। तीसरा, इफ अ पर्सन
ऑफ इंडियन ओरिजिन if a person of Indian origin comes to India during a previous year for visit purpose only, अगर कोई पर्सन जो है इंडियन ओरिजिन का आदमी है, इंडियन ओरिजिन, और वो इंडिया आ रहा है, इंडिया क्यों आएगा? वो इंडिया में नहीं रह रहा होगा तभी तो इंडिया आएगा। मतलब वो ऐसे लोगों की बात हो रही जो इंडिया छोड़ के बैठे हुए और कभी कभी इंडिया आते हैं विजिट करने के लिए, घूमने के लिए, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, अपने परिवार से मिलने के लिए, तो ऐसे लोगों की बात हो रही है। मतलब कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, वो इंडिया आता है, प्रीवियस ईयर के दौरान आता है, और किस लिए आता है? विजिट पर्पस के लिए। तो ऐसे लोगों के केस में भी आप 60 दिन नहीं देखोगे, कितना दिन देखोगे? 60 डेज देखोगे। अब यहां पे एक सवाल उठता है कि सर इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है? इंडियन ओरिजिन मतलब भारतीय मूल का व्यक्ति। तो इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है या तो वो खुद, या उसके माता पिता, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब दादा दादी लोग कहां पैदा हुए होंगे? इंडिया में। और इंडिया भी कैसा? अनडिवाइडेड इंडिया। मतलब 1947 के पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही था, पता है आप लोगों को? तो अगर एक क्वेश्चन बनाएंगे अपन, एक क्वेश्चन में लिखा आएगा कि मिस्टर एक्स जो है लाहौर में पैदा हुआ था। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। तो उसको यह माना जाएगा कि वो इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है। वो अगर इंडिया आ रहा है घूमने के लिए, विजिट पर्पस के लिए, कब आ रहा है? प्रीवियस ईयर में आ रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए भी कितना दिन देखेंगे? 182 डेज देखेंगे, 60 डेज नहीं देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक अगर मैं बोलूं, ये पूरा कंप्लीट हो गया रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। ये छोटा सा रूल है, याद रखना आप लोगों को। अब वैष्णवी बोलेगी सर कहां है इतना छोटा सा? ऐसा नहीं है, ये एक बार नया है, पहली बार आप लोग इस टाइप का कुछ पढ़ रहे हो, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि इनकम टैक्स के बारे में बताऊं तो ये कोई अकाउंट नहीं है, उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं करना है, खाते नहीं बनाना है, जर्नल एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, ये टैक्स का सब्जेक्ट है, तो इसकी पढ़ने का तरीका, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अलग रहता है। ठीक है, तो मैं, हाँ फोटो लोगे? एक मिनट रुक जाओ, अब ले लो। तो ये पीडीएफ तो भेजने ही वाला हूं ना अभी मैं, पीडीएफ तो भेज ही रहा हूं, तो फोटो नहीं भी लोगे तो चलेगा। अब 1 मिनट आप लोग ये वाले पीडीएफ से गो थ्रू कर लो। हम अभी बात किसकी कर रहे हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स की। इंडिविजुअल जो रेसिडेंट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? नॉन रेसिडेंट। ठीक है, रेसिडेंट कब होगा, नॉन रेसिडेंट कब होगा? दोनों, या फिर कोई एक कंडीशन पूरी कर लेगा तो रेसिडेंट, एक भी नहीं करेगा तो क्या बनेगा? नॉन रेसिडेंट। तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा? बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन मतलब आधारभूत शर्तें। इफ एसईसी लिव्स इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यदि करदाता भारत में गत वर्ष के दौरान कम से कम कितना दिन रहना चाहिए? 182 दिन रहना चाहिए। If SEC lives in India for 60 or 182 days during the previous year and at least 365 days during 4 years just before previous year, यदि करदाता भारत में गत वर्ष के दौरान कम से कम 60/182 दिन और गत वर्ष के पहले के 4 वर्षों के दौरान कम से कम 365 दिन रहता है। ये बेसिक कंडीशन हो गई दोनों। ठीक है, उसके बाद ये 182 दिन कब देखते हैं? ये लिखा हुआ है, इफ SEC इज अ मेंबर ऑफ क्रू, यदि करदाता जहाज का सदस्य है। इफ एसईसी इज लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, यदि करदाता रोजगार के लिए भारत छोड़कर जा रहा है ना। इफ एन एसईसी ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर विजिट पर्पस, यदि भारतीय मूल का व्यक्ति क्या लिखा है? यदि भारतीय मूल का करदाता भ्रमण के लिए भारत आता है। ठीक है, ये 3 कंडीशन, अगर 3 में से कोई एक कंडीशन अगर पूरी होती है तो आपको 60 के बदले कितना दिन देखना है? 182 दिन देखना है। ठीक है, इसके बाद नॉन रेसिडेंट बन गया तो बात यही खत्म हो जाती है। और रेसिडेंट अगर बन जाता है तो हमको आगे ये देखना पड़ेगा कि वो किस टाइप का रेसिडेंट है, ओआर है कि एनओआर। उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन दोनों पूरी करेगा तो ही क्या बनेगा? ओआर। एक पूरी करेगा, एक पूरी नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा? एनओआर। क्या बोलती है पहली एडिशनल कंडीशन? इफ एसईसी लिव्स इन इंडिया एटलीस्ट 730 डेज ड्यूरिंग द 7 ईयर जस्ट बिफोर प्रीवियस ईयर, यदि करदाता भारत में गत वर्ष से पहले 7 वर्ष के दौरान कम से कम 730 दिन
730 दिन भारत में रहता है ना, भारत में यहाँ पे आ चुका है तो दिन 2 बार आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको काट दो। उसके बाद if SEC is a resident for at least 2 years during 10 years just before previous year, यदि करदाता गत वर्ष के पहले के 10 वर्ष में कम से कम 2 वर्ष तक क्या था, निवासी था। तो यहां तक अगर मैं बोलूं तो आप लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल खत्म हो जाता है यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट। इतना समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? इतना अगर आ गया ना तो मान के चलो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग बना लोगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग बना लोगे आसानी से। दो मिनट पहले कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा, कंपनी का, किसी कंपनी को कब मानेंगे? अब कंपनी कोई इंसान तो है नहीं कि इधर जाएगी उधर जाएगी आना जाना करेगी। इंसानों की बात हो रही थी तो ये कितना दिन रह रहा है उतना दिन रह रहा है वो देखते थे, तो कंपनियों के केस में ये पॉसिबल नहीं है। तो कंपनियों के केस में रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है तो कंपनी केवल और केवल रेसिडेंट होती है और क्या होती है, नॉन रेसिडेंट। केवल और केवल रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट होती है कंपनी। तो पता कैसे चलेगा? अगर दोनों कंडीशन या फिर कोई एक पूरी कर देगी तो क्या बन जाएगी, रेसिडेंट, और एक भी कंडीशन पूरी नहीं करेगी तो नॉन रेसिडेंट। तो इसकी कंडीशन क्या बोलती है, पढ़ो। इफ अ कंपनी इज एन इंडियन कंपनी और रजिस्टर्ड इन इंडिया, अगर कंपनी के नाम के आगे क्या लिखा हुआ है, इंडियन कंपनी, या फिर कंपनी के बारे में क्या लिखा रहेगा कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो पहली कंडीशन पूरी हो गई मानेंगे। या फिर कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो बिजनेस का है वो कहां है, पूरा पूरा कहां से, इंडिया से। मतलब कंपनी चल रही है बाहर लेकिन उसका कंट्रोल मैनेजमेंट कहां है, इंडिया में। तो कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए एक वर्ड यहां पर लिख रहा हूं, एक और चीज लिख रहा हूं यहां पे, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। कंट्रोल मैनेजमेंट अगर कभी कभी नहीं लिखा मिलता है तो यहां पे क्या लिखा मिलेगा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इसको शॉर्ट फॉर्म में पोएम बोलते हैं। ठीक है, मतलब कंट्रोल मैनेजमेंट के बदले अगर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा तो उसको कंट्रोल मैनेजमेंट ही मानना है। ठीक है, देखो पहली कंडीशन क्या बोलती है कि कंपनी इंडियन कंपनी है या फिर क्या है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो पहली कंडीशन पूरी हो गई मानेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां है, इंडिया में। मतलब कंट्रोल मैनेजमेंट बिजनेस का कहां है, कंपनी का इंडिया में। बिजनेस भले ही बाहर कहीं पे भी चल रहा होगा लेकिन इसका प्लेस कहां है, इंडिया में है, तो इसलिए सेकंड कंडीशन मानेंगे। फिर ये रजिस्टर्ड कहीं भी हो चलेगा, रजिस्ट्रेशन इसका कहीं भी हो चलेगा। ठीक है, तो ये कंपनी को अपन क्या मानेंगे, रेसिडेंट मानेंगे। ये पहली कंडीशन पूरी होगी, दूसरी नहीं होगी तो भी रेसिडेंट, पहली नहीं होगी दूसरी होगी तो भी रेसिडेंट, और एक भी नहीं होगी तो क्या बन जाएगी, नॉन रेसिडेंट। ये समझ में आया कंपनी का, ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है। अब आ जाओ आप लोग पार्टनरशिप फर्म और एओपी की बात करते हैं। पार्टनरशिप फर्म और एओपी की, पार्टनरशिप फर्म या तो रेसिडेंट हो सकता है या तो नॉन रेसिडेंट हो सकता है, और एओपी की भी बात है तो ये रेसिडेंट हो सकता है या फिर नॉन रेसिडेंट हो सकता है। ये पता कैसे चलेगा, हाँ, ये पता कैसे चलेगा, उसका भी क्या देखना पड़ेगा अपने को, कंट्रोल मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। लेकिन कंपनी के केस में अगर देखोगे ना तो यहां पे कंट्रोल मैनेजमेंट क्या लिखा था, होली लिखा था, होली मतलब पूर्णतया। और पार्टनरशिप फर्म और इसमें देखोगे होली और क्या लिखा है, पार्टली लिखा है। मतलब मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसका कंट्रोल मैनेजमेंट या तो पूरा पूरा इंडिया में है या फिर कंट्रोल मैनेजमेंट पूरा पूरा इंडिया में नहीं है, थोड़ा बहुत इंडिया में, थोड़ा बहुत बाहर से भी कंट्रोल होता है, चाहे पूरा हो चाहे थोड़ा बहुत हो, तो ऐसा मानेंगे कि ये कंडीशन पूरी हो गई। और ऐसी कंडीशन पूरी हो गई तो रेसिडेंट, और पूरी नहीं हुई तो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। मजे की बात यह कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन किसके ऊपर है मालूम है, कंपनी के ऊपर है, इंडिविजुअल के ऊपर। कंपनी के ऊपर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये याद रखना, इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं है। अब अपन बात करेंगे एचयूएफ की। ये करने के साथ हमारा टॉपिक, ये पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। बस अगली क्लास से हम क्वेश्चन बनाना चालू कर देंगे। देखो एचयूएफ का क्या है, एचयूएफ रेसिडेंट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, नॉन रेसिडेंट।
तो अभी जो पार्टनरशिप का पढ़े ना, पार्टनरशिप फर्म का वही है। एचयूएफ रेसिडेंट बनेगा कि नॉन रेसिडेंट बनेगा ये कैसे पता चलेगा, उसकी बेसिक कंडीशन देखेंगे। उसकी बेसिक कंडीशन सेम वही है जो पार्टनरशिप वाली थी। मतलब अभी तक मैं आप लोगों को जो जो पढ़ा दिया ना वो सब यहां लाके मिला दिए, कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हम अभी। अगर इसका कंट्रोल मैनेजमेंट पूरा पूरा या थोड़ा बहुत इंडिया में है तो रेसिडेंट, और एक भी कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है तो नॉन रेसिडेंट। ठीक है, ये रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट बन गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, रेसिडेंट बन गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी एडिशनल कंडीशन देखनी पड़ेगी। अब एडिशनल कंडीशन देखने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि एचयूएफ का जो मेन आदमी होता है ना उसको क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। मालूम है आप लोगों को? एचयूएफ जो होता है ना, एचयूएफ उसका जो मेन आदमी होता है, जो उसका मेन बिजनेस का डिसीजन लेता है या मुखिया बोलते हैं, वो कर्ता कहलाता है, कर्ता। तो जो कर्ता होता है ना उसका अपने को चेक करना है एडिशनल कंडीशन, और एडिशनल कंडीशन वही वाली है जो इंडिविजुअल में पढ़े थे अपन। एडिशनल कंडीशन क्या लिखा है, इफ कर्ता लिव्स इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज ड्यूरिंग द 7 ईयर जस्ट बिफोर प्रीवियस ईयर। यहां पे किसके लिए चेक करेंगे अपन, कर्ता के लिए। कर्ता इज रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर इन 10 ईयर्स जस्ट बिफोर प्रीवियस ईयर। ये वही था इंडिविजुअल का, क्योंकि कर्ता भी कौन है, कर्ता एक इंडिविजुअल ही तो है, फैमिली का मेन आदमी है बस ही। तो एचयूएफ का कोई रूल नहीं है बोल सकते अलग से। एचयूएफ का पहला वाला जो कंडीशन है वो किसके जैसा है, पार्टनरशिप वाला, और सेकंड वाला जो है वो किसके जैसा है, इंडिविजुअल के जैसा है। तो हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस का पार्ट ए रूल वाइज खत्म हो गया, रूल वाइज। ठीक है, यहां पर मैंने इस नोट्स में कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज किए हैं, तो शॉर्ट फॉर्म जो यूज किए उनका मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख दिया है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये आप लोगों को अभी मैं पीडीएफ भेज देता हूं, नेक्स्ट क्लास में आप लोग आओगे तो उसको रिवाइज करके आओगे और अपन इसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन बनाने के पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन बनाना कैसे वो सिखाऊंगा, उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन बनाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कल ये टॉपिक पार्ट ए जो है वो खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है।